किसी समय की बात है, एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ एकांत जीवन बिता रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर मुमकिन उपाय कर लिया था। न जाने कितनी ही बार उन्होंने भगवान से दुआ की, फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन बूढ़ा जंगल में मशरूम चुनने गया तो उसकी मुलाकात एक और बूढ़े से हो गई। उस अनजान बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम संतान की चाह में हो। फिर उसने सलाह दी, अपने गांव लौट जाओ और वहां हर घर से एक एक छोटा अंडा इकट्ठा करो। इन अंडों पर एक मुर्गी बिठा देना और देखना कि आगे क्या होता है। घर लौटते ही बूढ़े ने ठीक वैसा ही किया। 2 हफ्ते बाद दोनों ने अंडों को देखा तो पाया कि उनमें से कई बच्चे निकल आए थे। उनमें से 40 बच्चे तो तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट थे, मगर एक थोड़ा कमजोर था। बूढ़े ने सभी बच्चों को नाम दे दिए, पर आखिरी वाले के लिए नाम का अभाव हो गया तो उसका नाम उसने जमोरी शैक रख दिया। वक्त की रफ्तार के साथ उनके ये बच्चे दिन प्रतिदिन नहीं बल्कि हर घंटे बढ़ने लगे। जल्दी ही वे जवान हो गए और अपने माता पिता की सहायता भी करने लगे। उनमें से 40 बच्चे तो खेत में काम करने जाया करते थे, जबकि जमोरी शैक घर पर ही रहता था। जब फसल काटने का समय आया तो 40 बच्चों ने भूसे के ढेर लगाना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते में सारी फसल कट गई। सभी खेत से लौटे, थकी हारे लेट गए और जो कुछ भी उनके हिस्से का था खा पीकर सो गए। बूढ़े ने उनकी ओर देखते हुए कहा, छोटा और हरा दूर जाता है, गहरी नींद सोता है और काम अधूरा छोड़ता है। इस पर जमोरी शैक बोला, पिताजी आप खुद जाकर देखिए। बूढ़ा खेतों में गया और वहां 40 के 40 ढेर देखकर हैरान रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वाह, ये तो मेरे 40 बच्चों ने मिलकर 1 हफ्ते में ही कर दिखाया है। अगले दिन वह फिर खेतों की ओर गया ताकि अपने बच्चों के काम की तारीफ कर सके, लेकिन उसने देखा कि एक ढेर गायब है। वह उलझन में घर लौट आया और कहने लगा, एक ढेर तो गायब ही हो गया। जमोरी शैक ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी चिंता मत करें, हम चोर का पता लगा लेंगे। मुझे 100 रूबल दीजिए और मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। जमोरी शैक ने पिता से पैसे लेकर लोहार के पास जाकर कहा, मेरे लिए एक मजबूत जंजीर बना दो। लोहार ने जंजीर बना दी, जिसे जमोरी शैक ने खुद पर लपेटा, पर जैसे ही उसने उसे खींचा जंजीर टूट गई। फिर से लोहार ने दूसरी जंजीर बनाई, मगर वह भी खींचते ही टूट गई। आखिर में लोहार ने तीसरी जंजीर बनाई, जो पहली 2 जंजीरों से तिगुनी ताकतवर थी। इस बार जंजीर नहीं टूटी। जमोरी शैक ने इसे अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया और खेत की ओर बढ़ चला, जहां जाकर वह एक भूसे के ढेर में छिप गया। आधी रात का समय था। अचानक एक भीषण तूफान आया। समुंदर उफन उठा और उसमें से एक विचित्र बूढ़ी घोड़ी निकली। वह भूसे के ढेर के पास आकर उसे चरने लगी। जमोरी शैक ने तुरंत छलांग लगाई, जंजीर को उसकी गर्दन में फंसा दिया और उसके ऊपर सवार हो गया। घोड़ी ने कई घाटियों और पहाड़ों को पार किया, जमीन पर खूब जोर जोर से दौड़ी, पर वह जमोरी शैक को गिरा नहीं सकी। अंत में घोड़ी रुकी और आदमी की आवाज में बोली, ए नौजवान, अब तुम मुझ पर सवारी करने के हकदार हो। मेरे बच्चों पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। उसके इतना कहने पर समुद्र ने रास्ता दिया और उसमें से 41 छोटे छोटे घोड़े निकले। ये सभी घोड़े अद्वितीय थे, एक से बढ़कर एक। पूरी दुनिया में घूम लो, पर ऐसे घोड़े फिर न मिलेंगे। अगले ही सुबह बूढ़े ने अपने दरवाजे पर घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि जमोरी शैक कई घोड़ों के साथ वहां खड़ा था। बूढ़ा चहकते हुए बोला, बहुत खूब बेटा। फिर वह अपने बाकी बेटों से मुखातिब हुआ और कहा, अब तुम्हारे शादी का समय आ गया है। ये सुनते ही सभी बेटे अपनी दुल्हनों की तलाश में निकल पड़े। माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे दूर देशों की ओर चल दिए। सभी भाई अलग अलग शादी नहीं करना चाहते थे और न ही कोई ऐसी माँ थी जिसकी 41 बेटियां हों। इसलिए वे 13 देशों का सफर तय करते रहे। चलते चलते उन्हें एक खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ दिखाई दिया, जिस पर सफेद पत्थरों से बना एक महल था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, लोहे के स्तंभ और फाटक थे। उन्होंने देखा कि वहां ठीक 41 स्तंभ थे। अपने अपने घोड़ों को उन स्तंभों से बांधकर वे उस महल में दाखिल हो गए।
अंदर जाते ही उनका सामना बाबा यागा से हुआ। उसने कड़क आवाज में कहा, ऐसे अनचाहे मेहमानों, जिनको न मैंने बुलाया न जिनकी मुझे तलाश थी, तुमने मेरे महल के खंभों से अपने घोड़े बांधने की हिम्मत कैसे की? जमोरी शेख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे अम्मा, इतनी नाराजगी क्यों? पहले तो हमें कुछ खाने पीने को दीजिए, फिर स्नान करने की जगह दिखाइए और हाल चाल पूछिए। इसके बाद जो चाहे पूछ लीजिए। बाबा यागा ने उनकी खातिरदारी की, उन्हें खाना खिलाया, शराब पिलाई और स्नान के लिए स्थान भी दिखाया। फिर उसने पूछा, तो बताओ, यहाँ किस मकसद से आए हो या बस यूं ही घूमने आ गए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तो यहाँ एक खास काम से आए हैं दादी माँ। तो बताओ, क्या काम है? हम अपने लिए दुल्हनें तलाश रहे हैं, जमोरी शेख ने उत्तर दिया। ये सुनते ही बाबा यागा बोली, अच्छा, मेरे पास लड़कियां तो हैं। फिर वह अपने विशाल कमरों में गई और 41 लड़कियों को लेकर आई। वहीं उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई और उत्सव के साथ दावत भी हुई। शाम होते ही जमोरी शेख अपने घोड़े को देखने बाहर गया। घोड़े ने उसे देखा और मानव आवाज में बोला, मालिक, जब आप अपनी दुल्हनों के साथ सोने जाएं, तो उनके कपड़े पहन लीजिए और अपने कपड़े उन्हें दे दीजिए, अन्यथा आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर जमोरी शेख ने अपने भाइयों को भी यह बात बता दी। रात होते ही सब अपने अपने बिस्तरों में चले गए, पर जमोरी शेख सतर्क रहा और जागता रहा। आधी रात को बाबा यागा ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, मेरे वफादार नौकरों, जाओ और इन अनचाहे मेहमानों के सिर काट दो। उसके नौकरों ने दौड़कर उन लड़कियों को लड़के समझकर सबके सिर काट दिए। जमोरी शेख ने अपने भाइयों को जगाया और उन्हें पूरी घटना बताई। फिर वे सभी 41 लड़कियों के सिर अपने साथ लेकर खंभों पर टांग दिए और तुरंत घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल भागे। सुबह जब बाबा यागा उठी और खिड़की से बाहर झांका, तो खंभों पर कटे हुए सिर देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी अग्नि से लिपटी ढाल को बुलाया और उछलकर उनका पीछा करने लगी। वह चारों ओर अपनी जलती ढाल को घुमाती हुई चल रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करती हुई। अब उन नौजवानों के पास आगे था नीला समुद्र और पीछे जलती हुई बाबा यागा, जो किसी भी चीज को रौंदते और जलाते हुए उनके नजदीक पहुंच रही थी। पर जमोरी शेख भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने बाबा यागा का वह जादुई रुमाल संभाल कर अपने पास रखा था। जैसे ही उसने उस रुमाल को सामने लहराया, पूरे उत्तरी समुद्र के ऊपर एक अदृश्य पुल उभर आया और सभी नौजवान उस पुल से सुरक्षित ढंग से समुद्र के पार पहुंच गए। इसके बाद जमोरी शेख ने रुमाल को अपने बाएं हाथ की ओर घुमाया और देखते ही देखते वह पुल गायब हो गया। अब बाबा यागा के लिए समुद्र पार करना असंभव हो गया और उसे हार मानकर लौटना पड़ा। इस तरह सभी भाई सकुशल अपने घर लौट आए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक झार और उनकी पत्नी झारिप्सा रहते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम इवान जारेविच था। इस इवान जारेविच के पास एक विशिष्ट नौकर था, जिसका नाम था काटोमा ड्याडका, जो हमेशा ओक की टोपी पहने रहता था। समय बीतता गया और जब झार और जारिप्सा वृद्ध और अशक्त हो गए, तब उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी सेहत शायद कभी नहीं सुधरेगी। इस भावना के साथ उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अगर हमारा अंत निकट है तो तुम्हें हमारे बाद काटोमा की हर बात माननी होगी। उसकी सलाह तुम्हें सुरक्षा और खुशी देगी। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा हश्र मक्खी की तरह हो सकता है। अगले ही दिन झार और झारित्सा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इवान ने उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की और उनके कहे अनुसार काटोमा के मार्गदर्शन का आदर किया। समय के साथ जब इवान जारेविच की उम्र बढ़ी और उसमें विवाह की इच्छा प्रबल हुई, तो उसने काटोमा से अपनी मनोभावना प्रकट की। काटोमा, अकेले जीवन बिताना कठिन है, अब मैं विवाह करना चाहता हूँ। काटोमा ने गंभीरता से कहा, जारेविच, ये समय तुम्हारे लिए संगिनी खोजने का है। महल के उस बड़े कक्ष में जाओ जहाँ सभी राजकुमारियों और राजकुमारों की तस्वीरें लगी हैं। उन्हें ध्यान पूर्वक देखो और जो तुम्हारे हृदय को भाए मुझे बताओ, वही तुम्हारी दुल्हन बनेगी।
इवान उस कक्ष में गया और उसने सभी चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। वहां उसकी दृष्टि एक अत्यंत रूपवती युवती अन्ना की तस्वीर पर ठहर गई। वह इतनी मोहक थी कि उसका सौंदर्य हर राजकुमारी से अद्वितीय था, किंतु उसके चित्र के नीचे लिखा था, जो भी उसके लिए ऐसी पहेली लाएगा जिसे वह न सुलझा सके, उसी से वह विवाह करेगी। लेकिन यदि वह पहेली का हल दे देती है तो प्रत्याशी का अंत सुनिश्चित है। यह शर्त पढ़कर इवान जारेविच गहरी चिंता में डूब गया। वह काटोमा के पास गया और उससे अपनी व्यथा साझा की। मैंने कक्ष में जाकर देखा और वहां मुझे सुंदर अन्ना भा गई, लेकिन नहीं जानता कि मैं उसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। काटोमा ने उत्तर दिया, हाँ जारेविच, ये कार्य कठिन है। अगर तुम अकेले जाओगे तो सफलता कठिन होगी। मुझे अपने साथ ले चलो और जो मैं कहूँ वही करो, सब ठीक हो जाएगा। इवान जारेविच ने काटोमा से विनती की कि वह साथ चले और उसे वचन दिया कि उसके हर्ष और विषाद में वह उसका मार्गदर्शन मानने के लिए संकल्पित रहेगा। तो दोनों ने सुंदर अन्ना जारेवना की तलाश में लंबी यात्रा शुरू की। पहले 1 साल, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा साल बीत गया। वे अनगिनत देशों से गुजरे, अनगिनत जगहों पर गए। इवान जारेविच ने कहा, इतने समय से हम घूम रहे हैं, इतने सारे स्थान देख लिए और अब आखिरकार सुंदर अन्ना के राज्य तक पहुंच रहे हैं, मगर हमने अभी तक उसके लिए कोई पहेली नहीं सोची है। काटोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वक्त है। यात्रा जारी रही और इसी बीच काटोमा की नजर सड़क पर पड़े एक बटुए पर पड़ी। उसने इवान से कहा, यहाँ है तुम्हारी जारेवना के लिए पहेली। उससे कहना, एक अच्छी चीज सड़क पर पड़ी थी, हमने उस अच्छी चीज को अपने साथ ले लिया और अच्छे काम में लगाया। ये पहेली वो ताउम्र हल नहीं कर पाएगी। काटोमा ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी सारी चालाकी उसकी जादू की किताब में है। वहीं से उसने अब तक हर पहेली का हल पाया है और कईयों की गर्दन कटवाई है। आखिरकार इवान जारेविच और काटोमा अन्ना के विशाल महल तक पहुंचे। उस वक्त चारेवना अपने झरोखे पर खड़ी थी। उसने अपने सेवकों को उन्हें बुलाने भेजा, यह जानने के लिए कि वे कहां से आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इवान जारेविच ने सीधे कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, सुंदर अन्ना से विवाह की इच्छा से। सेवकों ने जाकर यह संदेश अन्ना को दिया। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे जारेविच को अंदर लाएं ताकि वह उसके सामने अपनी पहेली रख सके। अन्ना ने स्पष्ट कर दिया, मैंने प्रण लिया है कि उसी से शादी करूंगी जिसकी पहेली मैं सुलझा न पाऊं, लेकिन अगर मैंने हल खोज लिया तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इवान जारेविच ने शांत स्वर में कहा, तो सुनिए मेरी पहेली। एक अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई थी, हमने उसे अपने साथ ले लिया और अच्छे काम में लगाया। सुंदर अन्ना ने तुरंत अपनी जादू की किताब खोली, मगर उसमें इस पहेली का कोई उत्तर नहीं मिला। उसने हर प्रयास किया लेकिन पहेली को सुलझा न सकी। राजकुमारों और बोयारों ने परामर्श करके तय किया कि अन्ना को अब जारेविच से विवाह करना चाहिए, पर उसके मन में अभी भी अनमना सा भाव था। एक ओर वह तैयार थी, लेकिन दिल में कोई झिझक भी थी। वह सोचने लगी, कैसे इस विवाह की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और इस शादी से बचा जाए। और मन ही मन उसने तय किया कि जारेविच को और परखे बिना यह कदम नहीं उठाएगी। एक दिन अन्ना जारेवना ने इवान जारेविच को बुलाया और बोली, प्रिय इवान जारेविच, मेरे पसंदीदा साथी, अब हमें शादी की तैयारियां करनी चाहिए, पर क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? मेरे राज्य के फलां शहर में एक विशाल लोहे का खंभा खड़ा है, तुम उसे रसोई घर तक ला दो और फिर इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो जैसे कि ईंधन के लिए लकड़ी काटते हैं। इवान जारेविच ने हैरान होकर कहा, अरे जारेवना, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या मैं यहाँ ईंधन काटने के लिए आया हूँ? ये तो मेरा काम नहीं है, इसे तो मेरा नौकर ही कर देगा। उसने काटोमा को बुलाया और कहा, काटोमा, जाओ उस शहर में और उस लोहे के खंभे को उखाड़ कर ले आओ, फिर उसे रसोई में ले जाकर जलाने की लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। काटोमा तुरंत ही वहां गया, उस खंभे को उखाड़ा, अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे रसोई घर में ले आया। वहां उसने खंभे को लकड़ी की तरह टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन 4 टुकड़े अपनी जेब में रख लिए। उसे लगा कि शायद ये आगे काम आएंगे। अगले दिन जारेवना ने फिर इवान जारेविच से कहा, प्रिय जारेविच,
मेरे चुने हुए पति, कल हम शादी करेंगे। मैं चर्च एक गाड़ी में जाऊंगी और तुम्हें एक शानदार घोड़ा मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसे खुद सवारी के लिए तैयार करना होगा। इवान जारेविच बोला, ठीक है, मुझे अपना घोड़ा तैयार करना चाहिए, मगर ये काम भी काटोमा ही कर लेगा। उसने काटोमा को बुलाया और कहा, काटोमा, अस्तबल में जाओ, घोड़ा निकालो और उसे कल के लिए अच्छे से तैयार करके रखो। मुझे कल उस पर सवार होकर चर्च जाना है। काटोमा तुरंत ही झारेवना की चाल को समझ गया। वह अस्तबल गया और वहां के कर्मचारियों से कहा कि उसे घोड़ा निकाल कर दे। घोड़ा निकालने के लिए 12 सईसों ने 12 ताले खोले, 12 दरवाजे खोले और 12 जंजीरों से बंधे घोड़े को बाहर निकाला। जैसे ही काटोमा उस घोड़े के पास पहुंचा और उसकी पीठ पर उछलकर बैठा, घोड़ा आसमान की ओर जोर से कूदा, इतनी ऊंचाई तक कि वह लगभग बादलों को छूने वाला था। काटोमा घोड़े पर मजबूती से सधा रहा। उसने एक हाथ से घोड़े की गर्दन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी जेब में से एक लोहे की तख्ती निकाली। उसने उसे घोड़े के दोनों कानों के बीच मारा। एक तख्ती टूट गई तो काटोमा ने तुरंत दूसरी निकाल ली और वही किया। उसकी दूसरी तख्ती टूट गई तो उसने तीसरी तख्ती निकाली और जब वह भी टूट गई तो चौथी तख्ती सामने रख ली। घोड़ा इन तख्तियों के बोझ से पूरी तरह थक चुका था। थकावट में वह मानो इंसान की आवाज में बोल पड़ा, काटोमा बाबा, रहम करो, थोड़ी जान बचने दो, मैं जमीन पर उतर जाऊंगा, फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। काटोमा ने हंसते हुए कहा, अरे ओ नीच जानवर, ध्यान से सुन, कल इवान जारेविच तुम्हारे ऊपर बैठकर चर्च में शादी करने जाएगा। जब नौकर तुम्हें बड़े आंगन में ले आए और जारेविच तुम्हारे पास आकर हाथ रखे, तब चुपचाप खड़े रहना, कान काटने की जरूरत नहीं। जब वह तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए तब अपने खुरों को ऐसे जमीन में ढसा देना और खुद को इतना झुका लेना कि लगे जैसे तुम बहुत भारी बोझा उठा रहे हो। ये सुनकर घोड़ा थकान से जमीन पर गिर पड़ा। काटोमा, जो उसकी पूंछ के पास बैठा था, ने सईसों को बुलाया और कहा कि अब उसे अस्तबल में ले जाएं। अगले दिन चर्च जाने का समय आ गया। जारेवना की सजी धजी गाड़ी तैयार थी और इवान जारेविच को वह जादुई घोड़ा दिया गया जिस पर उसे चर्च जाना था। दूर दूर से आए राजकुमार और लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। सब सफेद पत्थर के महल से लेकर चर्च तक की यात्रा देखने को उत्सुक थे। जारेवना भी गाड़ी में बैठी इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब जारेविच घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा। उसका ख्याल था कि जैसे ही इवान जारेविच घोड़े पर बैठेगा, घोड़ा उसे उछाल देगा और उसकी हड्डियां मैदान में बिखर जाएंगी। लेकिन इवान जारेविच घोड़े के पास आया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और लोहे के छल्ले पर पैर रखकर चढ़ने लगा, पर घोड़ा बिल्कुल भी हिला नहीं, जैसे वह पत्थर का बना हो। उसने कान भी नहीं हिलाए। फिर जारेविच उस पर बैठ गया। फिर उसने अपने आगे के खुर धरती में धंसा दिए और सिर झुका लिया। उसकी 12 जंजीरें खोल दी गई। वह ऐसे खड़ा था जैसे उस पर भारी बोझ लदा हो। उसकी पीठ पर पसीना बहने लगा। जब इवान जारेविच उसे हाँकते हुए आगे बढ़ा तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, वाह, कितना ताकतवर है जारेविच, कितनी ताकत है इसमें। ये देख सुंदर अन्ना जारेवना भी चकित रह गई। दूल्हा और दुल्हन चर्च पहुंचे और वहां उनकी शादी संपन्न हुई। उसने नौकरों को कहा कि काटोमा को घोड़े पर चढ़ा दें और इवान जारेविच को उसने रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांध लिया और अपने राज्य की ओर लौट पड़ी। बेचारा काटोमा अपने कटे हुए पैरों के साथ पेड़ के ठोंठ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। विदा इवान जारेविच, मुझे भूलना मत। अब इवान जारेविच गाड़ी के पीछे उछलता कूदता चला जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने भारी भूल कर दी है, पर अब पछतावे का कोई रास्ता नहीं था। जब अन्ना जारेवना अपने राज्य पहुंची तो इवान जारेविच का काम उसके पशुओं की देखभाल करना बन गया। हर सुबह वह गायों को खुले मैदान में ले जाता और हर शाम उन्हें वापस शाही बाड़े में छोड़ता। जारेवना महल के छज्जे पर बैठी नजर रखती कि कहीं उसकी कोई गाय खो न जाए। इवान जारेविच हर रोज गायों को गिनता और अंतिम गाय की पूंछ के नीचे एक चुंबन देता। गाय को भी इसका इंतजार रहता। वह दरवाजे पर रुककर पूंछ ऊपर उठा देती ताकि इवान उसे चूम सके और फिर बाड़े में प्रवेश कर सके। उधर काटोमा उसी पेड़ के ठोंठ पर बिना पानी और भोजन के दिन गुजारता रहा। उसे लगा कि भूख प्यास से वह वहीं मर जाएगा।
उसी जंगल में एक घना कोना था जहां एक अंधा नाइट 91 रहता था। वो ताकतवर तो था पर देख नहीं सकता था। अपने घर से वह एक खास गंध फैलाता था जिससे जंगली जानवर खींचे चले आते और वह दौड़कर उन्हें पकड़ लेता था। फिर चाहे वह खरगोश हो या भालू, वह जानवरों से तेज भाग सकता था और उन्हें पकड़कर अपना भोजन बना लेता था। एक दिन एक लोमड़ी उस ओर आ निकली। नाइक ने उसकी आहट सुनी और उसका पीछा करने लगा। भागते भागते लोमड़ी उसी जगह जा पहुंची जहां काटोमा बैठा था। लोमड़ी मुड़ने ही वाली थी कि अंधा नाइट उसके पीछे पीछे वहां तक आ गया और पेड़ के ठूंठ से जा टकराया जिस पर काटोमा बैठा था। टक्कर इतनी जोर की थी कि ठूंठ उखड़ गया और काटोमा नीचे गिर पड़ा। काटोमा ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? अंधा नाइट बोला, मैं अंधा नाइट हूँ। यहाँ इस जंगल में 3 साल से रहकर जंगली जानवरों का शिकार करता हूँ और उसी से अपना पेट भरता हूँ। मैं जानवर पकड़ सकता हूँ और आग पर खुद ही उसे भूनकर खा सकता हूँ, नहीं तो भूख से ही मर जाऊंगा। क्या तुम जन्म से अंधे हो? काटोमा ने पूछा। नहीं, अंधा बोला। सुंदर अन्ना ने मेरी आंखें निकाल ली। काटोमा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, भाई मैं लूला हूं। सुंदर अन्ना ने मेरी दोनों टांगें काट डाली। दोनों ने ठान लिया कि वे साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अंधी ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहो। मैं अपनी टांगों से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम अपनी आंखों से मेरा मार्गदर्शन करना। सो अंधे ने काटोमा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और काटोमा निर्देश देता रहा, दाएं चलो, बाएं चलो, सीधे चलते रहो। वे कई दिन जंगल में साथ रहे और खरगोश, लोमड़ी, भालू पकड़कर अपना पेट भरते रहे। एक दिन काटोमा ने कहा, हम यहाँ अकेले क्यों रहे? मुझे किसी ने बताया है कि शहर में एक अमीर सौदागर है जिसकी एक बेटी है। कहते हैं कि वह गरीबों और अपाहिजों पर बड़ी दया करती है और उन्हें खुद अपने हाथों से दान देती है। अंधी ने तुरंत एक गाड़ी ली, काटोमा को उसमें बिठाया और शहर की ओर चल पड़ा। वे सौदागर के घर पहुंचे। सौदागर की बेटी ने खिड़की से बाहर देखा और दौड़कर दान देने आई। वह काटोमा के पास आकर बोली, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लो। काटोमा ने दान लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लिया। फिर वह अंधे से बोला, चलो भाई। अंधा इतनी तेजी से भागा कि कोई घोड़ा भी उसे नहीं पकड़ सका। सौदागर की कोई कोशिश काम नहीं आई। दोनों ने उस लड़की को अपने जंगल के घर में लाकर कहा, हमारे साथ बहन की तरह रहो और घर की देखभाल करो। हमारे पास कोई खाना बनाने और सफाई करने वाला नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल देगा। सौदागर की बेटी उनके साथ रहने लगी। दोनों उसे अपनी बहन जैसा प्यार और इज्जत देने लगे। जब वे शिकार पर जाते तो बहन घर में अकेले रहकर सफाई, खाना बनाना और कपड़े धोने का काम करती। एक दिन पतली टांगों वाली बाबा यागा जंगल में उसके घर आई और उसका खून चूस कर चली गई। अब जब भी नाइट्स घर में नहीं होते, वह बूढ़ी औरत वहां आ जाती और लड़की का खून चूस जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़की धीरे धीरे कमजोर और पीली पड़ने लगी। अंधा नाइट तो देख नहीं सकता था, लेकिन काटोमा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने साथी से ये बात की और दोनों ने अपनी बहन से सवाल किया। बाबा यागा ने लड़की को धमकाया था कि किसी से कुछ न कहे, इसलिए वो डरी हुई थी और अपनी परेशानी बताने में असमर्थ रही। आखिरकार बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता ही दिया। हर बार जब आप लोग बाहर शिकार पर जाते हो, एक बहुत बुजुर्ग औरत यहाँ आती है। उसका चेहरा भयानक है, लंबे सफेद बाल हैं जो उसकी छाती तक लटकते रहते हैं। वह आकर मेरा खून चूस जाती है। अंधा नाइट सुनते ही बोला, मुझे यकीन है ये वही बाबा यागा होगी। इंतजार करो, हम भी उसी से उसकी तरह पेश आएंगे। कल हम शिकार पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसे यहीं पकड़ने की योजना बनाएंगे। अगली सुबह दोनों ने ऐसा ही किया। अंधे ने काटोमा से कहा, तुम इस बेंच के नीचे छिप जाओ और बिल्कुल चुप रहो। मैं आंगन में रहूंगा और खिड़की के पास उसका इंतजार करूंगा। और तुम बहन, तुम यहाँ बैठो। जब वो आए और तुम उसके बालों में कंघी करो तो उसके कुछ बालों की छोटी बनाकर खिड़की से बांध देना। मैं उसके सफेद बालों से उसे पकड़ लूंगा। जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। अंधी ने बाबा यागा को उसके लंबे सफेद बालों से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया,
ओ काटो माँ, बाहर आओ और इस दुष्ट बूढ़िया को कसकर पकड़ लो। बाबा यागा ने यह सुनते ही भागने की कोशिश की, लेकिन बालों से बंधी होने के कारण वह नहीं निकल पाई। वह बुरी तरह से हिली डुली और चिल्लाई, पर सब बेकार रहा। काटोमा बेंच से बाहर निकल आया और उस पर गिर पड़ा, मानो लोहे का पहाड़ गिरा हो। उसने उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर अंधा बाहर आया और बोला, चलो लकड़ियों का ढेर लगाते हैं और इस बाबा यागा को जलाकर उसकी राख चारों दिशाओं में उड़ा देते हैं। बाबा यागा उनसे गिड़गिड़ाने लगी, अरे मेरे बाप, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। बाबा यागा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ठीक है बूढ़ी औरत, पहले हमें वह जगह दिखा जहां जिंदगी और मौत का पानी है। अगर तुम लोग मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, बाबा यागा ने जवाब दिया। काटोमा ने अंधे की पीठ पर चढ़कर बाबा यागा को उसके बालों से पकड़ा और वे जंगल के गहरे हिस्से में निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उसने उनको वह कुआं दिखाया और कहा, यही वह जादुई कुआं है जहां से जिंदगी का अमृत और मौत का पानी मिलता है। अंधा चेतावनी देते हुए बोला, सावधान रहना काटोमा, अगर इस बार इसने हमें धोखा दिया तो इसे कभी माफ नहीं करेंगे। काटोमा ने एक सूखी टहनी तोड़ी और उसे कुएं में फेंक दिया। टहनी जैसे ही पानी को छूने वाली थी, जल उठी। काटोमा ने चिल्लाकर कहा, तूने फिर से हमें धोखा दिया है। दोनों ने बाबा यागा को उठाया और कुएं में फेंकने ही वाले थे कि वह फिर से दया की भीख मांगने लगी। उसने कसम खाई कि इस बार धोखा नहीं देगी। फिर वह उन्हें एक दूसरे कुएं के पास ले गई और बोली, अब की बार सच में यही सही कुआं है। काटोमा ने फिर एक सूखी टहनी उठाई और कुएं में डाल दी। इस बार टहनी ने पानी छुआ और हरी होकर उसमें कोंपलें निकल आईं। काटोमा बोला, यह पानी सही है। अंधी ने उससे अपनी आंखें धोई और तुरंत ही देख सकने लगा। फिर उसने काटोमा को पानी में डुबोया तो उसकी टानें ठीक हो गई। दोनों खुशी से बोले, अब हम पूरी तरह ठीक है। पहले इस बाबा यागा से तो निपट ले, वरना ये जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ेगी। वे उसे पहले वाले खतरनाक कुएं के पास ले गए और उसे उसमें धकेल दिया। कुएं में गिरते ही वह जलकर मर गई। बाद में काटोमा ने सौदागर की बेटी से विवाह कर लिया और तीनों सुंदर अन्ना जारेविच के राज्य की ओर चल पड़े ताकि इवान जारेविच को छुड़ा सके। शहर में पहुंचकर उन्होंने इवान जारेविच की गायों के झुंड को देखा। काटोमा ने आवाज लगाई, अरे भाई, तुम ये गायें कहाँ ले जा रहे हो? इवान ने जवाब दिया, रानी जी के महल में। जब ये गायें घर लौटती हैं तो वह उन्हें गिनती है ताकि सब सही सलामत वापस आ जाए। काटोमा ने कहा, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। मैं इन गायों को महल तक हाँक कर ले जाऊंगा। इवान बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर झरेवना को भनक लग गई तो सारी मुसीबत मुझे झेलनी पड़ेगी। काटोमा ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। काटोमा तुम्हारी जमानत लेता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इवान ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे नेक दिल इंसान, काश तुम यहाँ होते तो मैं ये गाय नहीं चरा रहा होता। तब काटोमा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। इवान जारेविच उसे देखते ही खुशी से गले लग गया और आंसू बहाते हुए बोला, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुमसे फिर मुलाकात होगी। इसके बाद दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए और काटोमा गायों को लेकर शाही बाड़े की ओर बढ़ गया। इसी बीच सुंदर अन्ना जारेवना अपनी बालकनी में आई। उसने गायों को गिना और चरवाहे से कहा कि वे अपने अपने बाड़ों में जाएं। सारी गायें तो चली गईं, पर आखिरी गाय पीछे रुक गई। अपनी आदत के मुताबिक बाड़े में जाने से पहले उसने अपनी पूंछ उठाई। काटोमा ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ी और गुस्से में बोला, ओ बदमाश जानवर, तू क्यों रुक गई? काटोमा ने इतनी जोर से खींचा कि गाय की खाल ही उसके हाथ में आ गई। ये देखते ही झरेवना चिल्ला उठी, यह बदतमीज चरवाहा क्या कर रहा है? इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। नौकरों ने उसे पकड़कर झरेवना के सामने पेश किया। जारेवना ने गौर किया कि यह तो इवान जारेविच नहीं है और पूछा, तुम कौन हो? काटोमा ने उत्तर दिया, मैं वही काटोमा हूँ जिसकी टांगें तुमने कटवा दी थी और कट्टे पेड़ के तने पर छोड़ दिया था। ये सुनते ही झरेवना को एहसास हुआ कि अगर इसकी टांगें वापस आ सकती हैं
तो यह किसी से बदला लेने में सक्षम है। उसने काटोमा और इवान जारेविच से माफी मांगी और अपने किए पर पछताने लगी। उसने कसम खाई कि वह हमेशा इवान को प्रेम करेगी और उसका सम्मान रखेगी। इवान जारेविच ने उसे माफ कर दिया और वे सब शांति से रहने लगे। वह अंधा नाइट भी उनके साथ रहा, लेकिन काटोमा अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के घर लौट गया और वहीं बस गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक चालाक लोमड़ी थी जिसने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर ली थी। सर्दियों का मौसम था और ठिठुरन से उसका बुरा हाल हो रहा था। वह ठंड में कंप कपाते हुए गांव की ओर अपने चूल्हे के लिए थोड़ी आग लेने चल पड़ी। गांव में पहुंचकर उसने एक बूढ़ी औरत से कहा, दादी माँ प्रणाम, अपने चूल्हे से थोड़ी सी आग दे दो, मौका आएगा तो इस नेकी का कर्ज जरूर चुकाऊंगी। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, लोमड़ी बहन, पहले थोड़ा सुस्ता लो और आग सेक लो, तब तक मैं खसखस की कचौड़ियां बना लेती हूँ। बुढ़िया ताजा कचौड़ियां बनाकर उन्हें मेज पर रखती जा रही थी। लोमड़ी ने उन गर्मागर्म कचौड़ियों पर नजर गड़ाई और एक बड़ी सी कचौड़ी चुपचाप उठा ली। फिर उसने चतुराई से खसखस के बीज निकालकर खा लिए और अंदर भूसा भर दिया। इसके बाद वह वहां से तेजी से निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ चरवाहे लड़कों से हुई जो गायों का झुंड नदी की ओर ले जा रहे थे। नमस्ते छोकरों, उसने कहा। नमस्ते लोमड़ी दीदी, उन्होंने उत्तर दिया। ये कचौड़ी लो और बदले में एक बछड़ा दे दो, उसने कहा। लड़के मान गए, लेकिन उसने हिदायत दी, इसे तभी खाना जब मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। सौदा तय हो गया। लोमड़ी ने बछड़े की रस्सी थामी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। लड़के जब कचौड़ी खाने लगे तो देखा कि उसमें सिर्फ भूसा भरा था। इधर लोमड़ी अपनी झोपड़ी पर पहुंची और पेड़ काटकर बर्फ पर चलने वाली स्लेज तैयार कर ली। बछड़े को उसमें जोता और निकल पड़ी। तभी एक भेड़िया वहां से गुजर रहा था। नमस्ते लोमड़ी बहन, भेड़िए ने कहा। नमस्ते भेड़िए भाई, उसने जवाब दिया। अरे, ये बछड़े वाली स्लेज कहां से पाई? भेड़िए ने हैरानी से पूछा। मैंने खुद बनाई है, लोमड़ी ने गर्व से कहा। मुझे भी अपने स्लेज पर बैठा लो, भेड़िया बोला। कहां बिठाऊं तुम्हें? तुम तो मेरी गाड़ी ही तोड़ दोगे, लोमड़ी ने शंका जताई। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक पैर रखूंगा, भेड़िए ने भरोसा दिलाया। ठीक है, एक पैर रख लो, लोमड़ी ने अनुमति दी। थोड़ी दूर चलने के बाद भेड़िए ने फिर पूछा, लोमड़ी बहन, क्या दूसरा पैर भी रख सकता हूँ? भाई, तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ दोगे, उसने झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, भेड़िए ने फिर कहा। ठीक है, दूसरा पैर भी रख लो, उसने कहा। भेड़िए ने दूसरा पैर भी स्लेज पर रख लिया और दोनों चलते रहे। लेकिन अचानक एक कर्कश आवाज आई। भाई, तुम तो मेरी स्लेज तोड़ी दे रहे हो। नहीं लोमड़ी बहन, मैं बस दांतों से अखरोट फोड़ रहा हूँ, भेड़िया बोला। अरे भाई, जरा संभल कर रखना, लोमड़ी ने चेताया और दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर बोला, लोमड़ी बहन, क्या मैं एक और पैर भी रख लूं? अरे, अब कहां पैर रखोगे, गाड़ी टूट जाएगी, फिर मैं लकड़ी कैसे ढोऊंगी? कुछ नहीं होगा बहन, गाड़ी बिल्कुल सही रहेगी, भेड़िया डिठाई से बोला। ठीक है, रख लो पैर, लोमड़ी ने न चाहते हुए भी इजाजत दे दी। जैसे ही भेड़िए ने तीसरा पैर रखा, एक जोर की चरचराहट गूंजी। हाय, बस, अब तुम उतरो, मेरी गाड़ी को तोड़कर चूर कर डालोगे, लोमड़ी गुस्से से बोली। अरे बहन, तुम नाहक फिक्र करती हो, देखो मैंने तो बस अखरोट ही फोड़ा है, भेड़िया हंसकर बोला। तो एक मुझे भी दे दो ना, लोमड़ी ने कहा। अरे बहन, अब तो आखिरी बचा था, खत्म हो गया, भेड़िए ने कहा। दोनों फिर थोड़ी दूर और चलते रहे। थोड़ी देर बाद भेड़िया कहने लगा, लोमड़ी बहन, मुझे अब इस गाड़ी पर बैठ ही जाने दो। तुम बैठोगे कहा? पहले ही मेरी गाड़ी चरमरा रही है, अब क्या सच में उसे चकनाचूर करोगे? लोमड़ी ने झुंझलाते हुए कहा। मैं बस हल्के से बैठूंगा, भेड़िए ने विनती की। ठीक है, तुम ही जानो, लोमड़ी ने हार मानते हुए कहा। बस फिर क्या था, भेड़िया जैसे ही बैठा, गाड़ी चरमराकर बिखर गई। लोमड़ी ने गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो बोली,
जाओ, जंगल से लकड़ी लाकर नई स्लेज के लिए इंतजाम करो, और हाँ, पेड़ काट कर लाना न भूलना। अरे बहन, पेड़ कैसे काटूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्लेज के लिए कैसी लकड़ी चाहिए, भेड़िए ने मासूमियत से कहा। हद है, गाड़ी तोड़नी खूब आती है और लकड़ी लाने की अक्ल कहाँ गई? लोमड़ी ने उसे डांटते हुए कहा। फिर थोड़ी देर उसे कोसती रही और आखिर में बोली, ठीक है, सुनो, जंगल में जाकर ये कहना, कट कर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़, कट कर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़। बस खुद ही लकड़ी का इंतजाम हो जाएगा। भेड़िया जंगल पहुंचा और वहीं लोमड़ी की बताई बातें दोहराने लगा। कट कर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़, कट कर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। पेड़ गिरा, पर वह एकदम टेढ़ा मेढ़ा निकला, जिसकी टहनियों से न तो स्लेज बनती और न ही कोई मजबूत पटरी। जब भेड़िया ये पेड़ उठाकर वापस लाया तो उसे देखते ही लोमड़ी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में भेड़िए को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, अरे अक्ल के दुश्मन, जैसा मैंने कहा था वैसे क्यों नहीं दोहराया? तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लोमड़ी बहन, मैंने तो वहीं खड़े होकर वहीं दोहराया था, कट कर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। लोमड़ी ने लंबी सांस ली। मैं पहले ही समझ गई थी, तुम तो बिल्कुल बुद्धू निकले। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं खुद जाकर लकड़ी काट लाती हूँ। ये कहकर लोमड़ी जंगल की ओर चल दी। वहीं बैठे बैठे भेड़िए को भूख लगने लगी। उसने लोमड़ी के घर को छान मारा, लेकिन खाने को कुछ न मिला। आखिरकार उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया, क्यों न बछड़े को ही मारकर पेट भर लिया जाए और फिर वहां से खिसक लिया जाए। भेड़िए ने बछड़े के शरीर में एक छोटा सा सुराख बनाया और धीरे धीरे उसे अंदर से खाकर खोखला कर दिया। फिर उस खाली जगह में गौरैयों को भरकर ऊपर से फूस से ढक दिया और खुद वहां से गायब हो गया। जब लोमड़ी घर लौटी, उसने नई स्लेज बनाई और बछड़े के पास जाकर कहा, चलो बछड़े चलो। लेकिन बछड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं। गुस्से में आकर लोमड़ी ने उसे चाबुक मारा और चाबुक लगते ही एक बड़ा सा गुच्छा बाहर आ गिरा। फुर फुर करके गौरैया उड़ गई। अरे शैतान, ठहर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, लोमड़ी गुस्से में बोली। वह थोड़ी देर बाद सड़क पर जाकर लेट गई। तभी मछेरे अपनी गाड़ी में मछलियां लादे वहां से गुजरे। मरी हुई सी पड़ी लोमड़ी को देखकर उनमें से एक बोला, अरे इसे भी गाड़ी में डाल लेते हैं, बाजार में बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। लोमड़ी को गाड़ी में डालकर वे आगे बढ़ गए। रास्ते में लोमड़ी ने धीरे धीरे मछलियां गिरानी शुरू कर दी। काफी मछलियां फेंकने के बाद वह खुद भी गाड़ी से कूद गई और सभी मछलियां बटोर कर उनका ढेर बनाकर खाने बैठ गई। तभी भेड़िया वहां आ पहुंचा। नमस्ते लोमड़ी बहन। नमस्ते भेड़िए भाई, लोमड़ी ने जवाब दिया। लोमड़ी बहन, यहाँ क्या कर रही हो? भेड़िए ने उत्सुकता से पूछा। क्या देख नहीं रहे, मछलियां खा रही हूं, लोमड़ी बोली। मुझे भी कुछ दो ना, भेड़िए ने गिड़गिड़ाया। जाकर खुद मछलियां पकड़ लो, लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे तो मछलियां पकड़ना आता नहीं, भेड़िए ने मायूस होकर कहा। तो मैं क्या करूं, मैं तो एक टुकड़ा भी न दूंगी, लोमड़ी ने तीखे स्वर में कहा। भेड़िए ने गुजारिश की, अच्छा मछलियां पकड़ना सिखा दो। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, रुक जरा, तूने मेरा बछड़ा मारा, अब मैं तुझे मजा चखाती हूँ। फिर उसने कहा, नदी पर जाओ, वहां जो पानी निकालने के लिए बड़ा सा सुराख बना है, उसमें अपनी पूंछ लटका दो और वहां बैठ जाओ। भेड़िया अपनी दुम हिलाते हुए लोमड़ी के बताए मंत्र को दोहराने लगा। छोटी बड़ी मछलियां आए, मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियां आए, मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए भेड़िए की बेवकूफी पर चुटकी ली और फुसफुसाते हुए बोली, अरे वाह, खूब समझदारी दिखाई तुमने, अब तो मछलियां खुद ही फंस जाएंगी। जल्दबाजी में भेड़िया नदी के पास पहुंचा और ठंड से जमी बर्फ में एक छोटा सुराख खोजा। फिर अपनी दुम को उसमें लटकाकर संतुष्टि से बैठ गया। वह लोमड़ी के सिखाए मंत्र को मस्ती से बार बार दोहराता रहा। छोटी बड़ी मछलियां आई, मेरी दुम में फंसती जाए। उधर सरकंडों के पीछे छिपी लोमड़ी अपनी चाल पर खुश हो रही थी और धीरे से रट लगा रही थी। ढम ढम ढम, भेड़िए की दुम जाए जम जम जम। सर्दी इतनी कड़ी थी कि भेड़िए की दुम भी धीरे धीरे जमने लगी।
मछलियों को पकड़ने के लालच में भेड़िया मंत्र दोहराए जा रहा था, मगर लोमड़ी की चाल ने उसे फंसा लिया था। पानी ठोस बर्फ में बदल चुका था और भेड़िए की दुम उसमें पूरी तरह अटक गई। लोमड़ी तेजी से गांव की ओर दौड़ी और ऊंची आवाज में चिल्लाई, अरे लोगो, भेड़िया आया रे, जल्दी आओ और पकड़ो उसे। गांव के लोग लाठियां, बल्लम और कुल्हाड़े लेकर दौड़ते हुए नदी की ओर पहुंचे और भेड़िए को घेर लिया। सभी ने मिलकर उसकी अच्छी खासी मरम्मत की और इस तरह चालाक लोमड़ी आज भी अपनी झोंपड़ी में चैन से जिंदगी गुजार रही है। उसकी होशियारी के किस्से गांव भर में मशहूर हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ा और उसकी बूढ़ी पत्नी रहती थी। एक बार बुढ़ा मेला देखने गया और वहां से एक बकरी खरीद लाया। बकरी लेकर वह घर लौटा और अगले दिन सुबह अपने बड़े बेटे को उसे चराने भेजा। बेटा दिन भर बकरी को चरागाह में घुमाता रहा और शाम ढलने उसे लेकर घर की ओर बढ़ा। घर के करीब पहुंचा तो देखता है कि बाड़े के फाटक पर वही बुढ़ा लाल लाल जूते पहने खड़ा है। उसने बकरी से सवाल किया, ओ बकरी, तूने कुछ खाया पिया? बकरी ने जवाब दिया, नहीं बाबा, न मैंने कुछ खाया न पिया। पेड़ के पास उछलते कूदते पहुंची तो एक पत्ती झट से चबा ली। चलते चलते एक सरोवर मिला तो बस एक बूंद पी। खाने को बस यही मिला, पीने को बस यही मिला। बुढ़ा ये सुनकर क्रोधित हुआ कि बेटे ने बकरी की देखभाल ठीक से नहीं की। उसने आव देखा न ताव और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन बुढ़े ने छोटे बेटे को बकरी चराने भेजा। वह भी दिन भर बकरी को चराता रहा और शाम को घर लौटा। जैसे ही वह बाड़े के फाटक पर पहुंचा, वहां लाल लाल जूते पहने बुढ़ा खड़ा था। उसने फिर वही सवाल दोहराया, ओ बकरी, तूने कुछ खाया पिया? बकरी ने वही पुरानी कहानी दोहराई, नहीं बाबा, न मैंने कुछ खाया न पिया। उछलते कूदते जब पास के पेड़ तक पहुंची तो एक पत्ती मुंह में डाल ली। चलते चलते एक सरोवर मिला तो एक बूंद पी। बस यही मिला खाने पीने को। बुढ़ा गुस्से से भड़क उठा और छोटे बेटे को भी घर से निकाल दिया। तीसरे दिन बुढ़ा अपनी पत्नी को बकरी चराने भेजता है। बूढ़ी दिन भर बकरी को संभाल कर घर लौटी। बाड़े के फाटक पर पहुंचते ही वही लाल लाल जूते पहने बुढ़ा खड़ा था। उसने फिर बकरी से वही सवाल किया, ओ बकरी, तूने कुछ खाया पिया? बकरी ने फिर वही जवाब दिया, नहीं बाबा, न मैंने कुछ खाया न पिया। पेड़ के पास उछलते कूदते एक पत्ती खाई और चलते चलते सरोवर की एक बूंद पी। बस यही था खाने पीने को। बुढ़ा गुस्से में पत्नी को भी घर से निकाल दिया। चौथे दिन बुढ़ा खुद बकरी को चराने निकल पड़ा। दिन भर बकरी को चराने के बाद शाम को घर की ओर चला और जैसे ही बाड़े के फाटक पर पहुंचा, अपने लाल लाल जूते पहने वहीं ठहर गया। बूढ़े ने पूछा, हरी बकरी, तूने कुछ खाया पिया कि बस यूं ही घूमती रही? बकरी ने फिर वही पुरानी दास्तान सुनाई, अरे नहीं बाबा, न मैंने कुछ खाया न पिया। एक पेड़ के पास कूदते फांदते पहुंची तो एक पत्ती चुपके से चबाई और आगे चलते चलते एक तालाब मिला तो उसकी बस एक बूंद पी। बस यही नसीब में था, यही मिला खाने पीने को। ये सुनते ही बूढ़ा गुस्से से तमतमा उठा। वह सीधा लोहार के पास पहुंचा, छुरी को धारदार करवाया और घर लौटकर बकरी को मारने की ठान ली। लेकिन बकरी ने मौका पाते ही रस्सी तोड़ी और जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। जंगल में उसे एक खरगोश की झोंपड़ी दिखाई दी। बकरी फटाफट अंदर जाकर अलाव घर की ऊपरी जगह पर छिपकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में खरगोश अपनी झोंपड़ी में लौटा और उसे आभास हुआ कि कोई उसकी झोंपड़ी में छिपा हुआ है। वह आवाज देकर पूछने लगा, अरे भाई, कौन है वहां? अलाव घर के ऊपर बैठी बकरी ने गरज कर जवाब दिया, मैं हूं नक्को बकरी, नक्को बकरी। खाल है मेरी उधड़ी उधड़ी, उल्टा सीधा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम। दुम हिलाकर करूं धमाल, तुम्हें रुलाऊं मैं बेहाल। रौंद रौंद कर, कुचल कुचल कर, सींग मार मार के करूं हलाल। लड़ना झगड़ना है मेरा काम, तुम्हारा अंत है मेरे नाम। खरगोश यह सुनकर सहम गया और दौड़ते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वह एक पेड़ के नीचे बैठा सुबक रहा था कि तभी वहां से भालू गुजरा। उसने खरगोश को रोते देख पूछा, अरे खरगोश, क्यों रो रहा है? खरगोश ने जवाब दिया, भालू भाई,
मेरी झोपड़ी में एक खतरनाक जानवर बैठा है, मुझे डर लगा हुआ है। भालू ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे चिंता मत कर, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। भालू झोपड़ी तक पहुंचा और गरजते हुए पूछा, कौन है अंदर जो खरगोश को डरा रहा है? बकरी ने फिर से अपनी पुरानी लय में जवाब दिया, मैं हूं नक्को बकरी, खाल है मेरी उधड़ी उधड़ी, उल्टा सीधा मेरा काम, 3 टके है मेरा दाम, दुम हिलाकर करूं धमाल, तुम्हें रुलाऊं मैं बेहाल, रौंद रौंद कर कुचल कुचल कर, सींग मार मार के करूं हलाल, लड़ना झगड़ना है मेरा काम, तुम्हारा अंत है मेरे नाम। भालू ये सुनते ही घबरा गया और झोपड़ी से बाहर भाग खड़ा हुआ। उसने खरगोश से कहा, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं खुद उससे डर गया। बेचारा खरगोश फिर से पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से भेड़िया गुजरा। उसे खरगोश की हालत देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, अरे भाई खरगोश, क्यों रो रहा है? खरगोश बोला, मेरी झोपड़ी में कोई भयंकर जानवर घुस आया है, मुझे उससे डर लग रहा है। भेड़िया हंसकर बोला, अरे मैं उसे बाहर भगा दूंगा। खरगोश ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा और बोला, अरे भालू से नहीं हुआ तो तुमसे क्या उम्मीद? भेड़िया गरजते हुए बोला, देख मैं उसे चुटकियों में बाहर कर दूंगा। भेड़िया झोपड़ी पर पहुंचा और ऊंची आवाज में पुकारा, खरगोश की झोपड़ी में आखिर है कौन? अंदर से बकरी ने जवाब दिया, नक्कू बकरी, मेरी खाल है उलटी पलटी, तेरी हड्डियां तक खड़का दूंगी और 3 टके का दाम लगवा दूंगी, अपनी दुम हिला हिला कर तेरा हौसला रौंद दूंगी, सींगों से तेरी दुनिया फाड़ दूंगी, लड़ाई झगड़ा मेरा पेशा, तू यूं ही यहाँ से खिसक लेना। भेड़िया यह सुनकर भय से कांप उठा और दुम दबाकर दौड़ पड़ा। ना भाई खरगोश, मैं उस जानवर का सामना नहीं कर सकता, मुझे उससे खौफ होता है। खरगोश फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, आंसू बहाता रहा। तभी वहां से लोमड़ी गुजरी। उसने खरगोश को रोते हुए देखा और कहा, अरे ओ खरगोश, ये क्या हो गया, काहे को रो रहा है? अरे लोमड़ी बहन, मेरी झोपड़ी में एक भयंकर जानवर ने कब्जा कर रखा है, मैं बेघर हो गया हूँ, अब और क्या करूं? लोमड़ी ने कहा, अरे मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। भालू और भेड़िया तो असफल हो चुके हैं और तुम कैसे निकाल पाओगी? लोमड़ी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, तू देखता जा, अभी उसे भगा दूंगी। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में झोपड़ी की ओर पुकारा। खरगोश की झोपड़ी में कौन बैठा है? अंदर से वही जवाब आया, नक्कू बकरी, खाल है मेरी उधड़ी उधड़ी, मेरे उलटे कामों से घबरा जा, 3 टके का रखूंगी हिसाब, दुम हिला हिलाकर तेरे सपनों को चकनाचूर कर दूंगी, सींगों से तेरा काम तमाम कर दूंगी, लड़ाई भिड़ाई ही है मेरी पहचान, अब दूर हट, बचा अपना जहान। लोमड़ी भी ये सुनकर सिहर उठी और वहां से भाग खड़ी हुई। मुझे माफ कर खरगोश, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। बेचारा खरगोश फिर पेड़ के नीचे जाकर सिसकने लगा। तभी वहां से एक केकड़ा सरकता हुआ आया और उसने पूछा, अरे खरगोश भाई, ये क्या हाल बना रखा है? भाई केकड़े, मेरी झोपड़ी में एक डरावना जानवर बैठा है, मैं क्या करूं? केकड़े ने दृढ़ता से कहा, चल मैं देखता हूं उसे कैसे निकालूं। भालू, भेड़िया और लोमड़ी सब हार चुके हैं, तुम्हारा क्या हाल होगा? खरगोश ने संदेह से कहा। केकड़ा मुस्कुराया, तू बस देखता जा। केकड़ा धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर सरक गया और ऊंची आवाज में बोला, खरगोश की झोपड़ी में आखिर है कौन? नक्कू बकरी, मेरी खाल है उधड़ी उधड़ी, सीधे सादे काम मेरे बस के नहीं, 3 टके की मेरी कीमत लगी है कहीं, दुम को लहरा कर तुझे करूंगी मजबूर, रौंद रौंद कर करूंगी तेरा हाल बेकसूर, सींगों से तेरा सब कुछ करूंगी बेकार, लड़ाई मेरी फितरत, इससे ही करूं वार, तू हो जाएगा पराजित और खत्म होगा तेरा विचार। पर केकड़ा तस से मस नहीं हुआ। वो शांति से अपनी चाल चलता धीरे धीरे अलाव घर की छत पर पहुंच गया। उसने बकरी को अपने सख्त पंजों में जकड़कर दृढ़ आवाज में कहा, ओ बकरी, मैं हूं केकड़ा, समझदार हूं, ये न भूलना। केकड़े का पकड़ना ही था कि बकरी मिमियाती हुई डर के मारे उछल पड़ी और झट से अलाव घर छोड़कर ऐसे भागी जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। खरगोश ने खुश होकर उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसने अपनी झोपड़ी में लौटकर केकड़े को दिल से धन्यवाद कहा। तब से आज तक खरगोश अपनी झोपड़ी में खुशी खुशी रह रहा है।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, बिल्ला और मुर्गा एक ही घर में रहते थे और गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे और इसी प्रकार अपने दिन शांति और आनंद में गुजारते थे। एक दिन बिल्ला जंगल से लकड़ी लाने निकला। जाने से पहले उसने मुर्गे से कहा, सुनो भाई, अलाव घर के ऊपर बैठे रहना, रोटी खाते रहना और घर में किसी को घुसने न देना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए या तुम्हें बुलाए तो बाहर मत निकलना। मुझे लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना है। ठीक है, मुर्गा बोला। बिल्ला जैसे ही घर से निकला, मुर्गे ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद एक चालाक लोमड़ी वहां आ पहुंची। उसे मुर्गों का बड़ा शौक था। उसने मुर्गे को पुकारा, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे न तू डर खा, तेरे लिए दाना पानी लाई हूं, तुझे चुगाने आई हूं, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। मुर्गे ने जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकड़ों को, मैं नहीं खोलता दरवाजा, कुकड़ों को। ये सुनते ही लोमड़ी ने घर की खिड़की तोड़ दी, मुर्गे को दबोच लिया और उसे लेकर चल दी। मुर्गा अपने दोस्त बिल्ले को पुकारने लगा, दुखी होकर गाने लगा, बिल्ले भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजे से छुड़ाओ, वह मुझे लिए जा रही है पार, हरी घाटियों के उस पार, ऊंचे पर्वतों के पार, लहरों के पार। बिल्ले भाई आओ आओ, आकर मेरी जान बचाओ। बिल्ले ने अपने मित्र की पुकार सुनी और दौड़कर आया। लोमड़ी से मुर्गे को छुड़ा लिया। घर लाकर उसने फिर से मुर्गे को समझाया, सुनो, अगर लोमड़ी आए तो चुप रहना और उसे कोई जवाब मत देना। इस बार मैं और दूर जा रहा हूं। बिल्ला फिर जंगल की ओर चल पड़ा। उधर लोमड़ी इसी ताक में थी कि कब बिल्ला दूर जाए और वह मुर्गे को फुसला सके। वह फिर भागती हुई खिड़की के पास आई और मीठे लहजे में मुर्गे को बुलाया, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा, दाना पानी लाई हूं साथ, तुझे चुगाने आई हूं आज, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। पर मुर्गे में धैर्य नहीं था कि वह चुप रहता। उसने फिर वही जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकड़ों को, मैं नहीं खोलता दरवाजा, कुकड़ों को। लोमड़ी ने आव न देखा, ताव छलान लगाई और घर के अंदर पहुंच गई। वहां रखा शोरबा और दलिया झटपट खा गई। फिर उसने मुर्गे की गर्दन पकड़ी और उसे ले जाने लगी। मुर्गा फिर से अपने दोस्त बिल्ले को दर्द भरी आवाज में बुलाने लगा, बिल्ले भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजे से छुड़ाओ, वह मुझे जंगल के पार ले जा रही है, हरी भरी घाटियों के उस ओर, ऊंचे पर्वतों के पार, लहराती लहरों से भी परे। बिल्ले भाई आओ आओ, मेरी जान बचाओ। मुर्गे ने यह करुण गान गाया, पर कोई असर नहीं हुआ। दोबारा गाया तो बिल्ला दोस्त दौड़ता भागता आ पहुंचा और मुर्गे को लोमड़ी के पंजे से छुड़ा लिया। घर लौटने पर उसने सख्ती से कहा, देखो मुर्गे, अब अलाव घर में चुपचाप बैठे रहना, भूख लगे तो रोटी खा लेना और लोमड़ी अगर तुम्हें पुकारे तो बिल्कुल मौन रहना। मुझे इस बार बहुत दूर जाना है, इतनी दूर कि तुम कितनी ही जोर से चिल्लाओ मेरी सुनाई नहीं पड़ेगी। जैसे ही बिल्ला घर से निकला, लोमड़ी ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर वही चालाकी भरी बात दोहराई, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा, तुझे खिलाने लाई हूं दाना, बस दरवाजा खोल दे माना, अगर ना खोला तो खिड़की तोड़ दूंगी। लेकिन मुर्गा कहां चुप बैठने वाला था। उसने जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है, कुकड़ों को, नहीं खोलता दरवाजा, कुकड़ों को। लोमड़ी ने आव देखा न ताव, फिर से खिड़की से छलांग लगाई और घर में रखे शोरबा और दलिया को चट कर गई। इसके बाद उसने मुर्गहे की गर्दन पकड़कर उसे ले जाने लगी। मुर्गहे ने एक बार पुकारा, दूसरी बार पुकारा, फिर तीसरी बार भी चिल्लाया, पर इस बार बिल्ला इतनी दूर था कि उसकी आवाज सुनाई न दी। लोमड़ी उसे उठाकर झटपट अपने घर ले गई। जब बिल्ला जंगल से लौटा तो उसने पाया कि मुर्गा गायब है। उसे बहुत अफसोस हुआ। काफी देर तक विचार में डूबा रहा। फिर अचानक एक योजना सूझी। उसने अपना बाजा थामा, रंग बिरंगे चित्रों वाला थैला गले में डाला और लोमड़ी के घर की ओर चल दिया। लोमड़ी घर पर नहीं थी, वह शिकार की तलाश में गई थी। घर पर उसकी 4 बेटियां और बेटा फिलिपोक ही थे। बिल्ला खिड़की के पास बाजा बजाकर गाने लगा, लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेलें 4 बेटियां सुंदर,
और बेटा फिलिपोक, जो कभी नहीं होता डरपोक। आओ प्यारे बच्चों, आओ मेरे गीत सुनते जाओ, फिर जाकर अपनी माँ को बताओ कि अपने दादा से मिल जाओ। लोमड़ी की सबसे बड़ी बेटी से रहा नहीं गया। उसने अपनी छोटी बहनों से कहा, तुम यहीं ठहरना, मैं जाकर देखती हूँ कि इतना मधुर गीत कौन गा रहा है। जैसे ही लोमड़ी की बड़ी बेटी ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, बिल्ली ने उसके सिर पर हल्की चोट की और उसे थैले में डाल लिया। फिर उसी गीत को फिर से गाने लगा। लोमड़ी रानी का नया नया घर, जहाँ खेलती 4 सुंदर बेटियां। अब दूसरी बेटी से भी रुका नहीं गया। वह भी बाहर निकल आई और बिल्ली ने फुर्ती से उसके सिर पर हल्का प्रहार किया और उसे भी थैले में बंद कर लिया। इसके बाद फिर से गाने लगा। लोमड़ी रानी का नया नया घर, जहाँ खेलती 4 सुंदर बेटियां। तीसरी बेटी भी बाहर आई और उसे भी बिल्ली ने थैले में डाल लिया। फिर चौथी बेटी बाहर आई और उसका भी वही हाल हुआ। अब लोमड़ी का बेटा फिलिपोक भी बाहर निकल आया। बिल्ली ने उसे भी झट से थैले में बंद कर लिया। इस तरह लोमड़ी के सभी बच्चे थैले में सहमे सहमे बैठे थे। बिल्ली ने थैले का मुंह रस्सी से कसकर बांध दिया और लोमड़ी के घर की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर बिल्ली ने देखा कि उसका मित्र मुर्गा थककर निढाल पड़ा है। उसके पंख बिखरे हुए हैं और एक टांग काट दी गई है। चूल्हे पर एक बर्तन में पानी खौल रहा है, जिसमें उसे पकाने की तैयारी थी। बिल्ली ने मुर्गे की दुम पकड़कर हिलाते हुए कहा, मुर्गे भाई जागो, उठो और अपनी चाल दिखाओ। मुर्गा जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और एक टांग पर खड़ा होकर बांध देना चाहा, और उसकी हालत खराब थी। एक टांग तो थी ही नहीं। तब बिल्ली ने किसी तरह मुर्गे की टांग पहले वाली जगह पर जोड़ दी, उसके बिखरे पंख ठीक कर दिए और उसे थोड़ा संभाल दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोमड़ी के घर का सारा खाना पीना निपटा दिया और बर्तन वगैरह सब तोड़ दिए। बिल्ली ने थैले में कैद लोमड़ी के बच्चों को छोड़ दिया और दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गए। बस तभी से वे खुशी खुशी जी रहे हैं, आराम से रोटियां खाते हैं और मुर्गा अब बिल्ली की बात मानता है। आखिर इस मुसीबत ने उसे अक्ल सिखा दी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक दिन चटपट लोमड़ी को मीठा खाने की बड़ी तलब लगी। हरदम मांस ही खाते खाते वह ऊब चुकी थी और इस बार उसे कुछ स्वादिष्ट मीठा चाहिए था। क्यों ना मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ा सा शहद चुरा लूं, उसने सोचा और बाग की ओर निकल पड़ी। छत्ते के पास जाकर वह खामोशी से बैठ गई, अपनी चालाकी में मग्न। धीरे धीरे उसने पंजा बढ़ाया और छत्ते में डाल दिया, पर उसके पंजे के छत्ते में घुसते ही मधुमक्खियां भिनभिनाते हुए बाहर निकल आईं और सब ने मिलकर उस पर धावा बोल दिया। चटपट लोमड़ी तो उल्टे पांव भागी और दूर जाकर सांस फूली नाक सिकोड़कर बड़बड़ाई, शहद तो मीठा है पर मधुमक्खियां बड़ी कड़वी हैं। भागते भागते वह अपनी झोपड़ी में पहुंची और धम्म से गिर पड़ी। उसकी नाक सूजकर बड़ा सा गोला बन गई थी। दर्द से कराहती वह लेटी रही, लेकिन शहद का ख्याल उसके दिल से हट नहीं रहा था। कुछ सोचकर उसने सोचा, चलो जबरूमल रीछ से मिलती हूँ। उसने सुना था कि जबरूमल को शहद बेहद पसंद है, तो उसके घर में तो जरूर मीठा मिलेगा। लोमड़ी जबरूमल के पास पहुंची और बोल पड़ी, राम राम जबरूमल जी, कैसे हो आप? अरे चटपट, बहुत दिनों बाद देखी, क्या हालचाल है? जबरूमल ने पूछ लिया। क्या बताऊं जबरूमल जी, जब से तुम्हारे भैया का साया उठ गया है, मेरा मन बिल्कुल उचट गया है। घर अकेला काटने को दौड़ता है। चटपट ने निराश स्वर में कहा, तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे साथ चलकर रहो ना, मैं भी अकेले थक गया हूं। 2 लोग मिलकर रहेंगे तो जिंदगी भी रंगीन लगेगी। लोमड़ी तो यही चाहती थी। उसने सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दोनों मिलकर एक साथ रहने लगे। जबरूमल रोज शिकार पर जाता और खुद के साथ चटपट के लिए भी ढेर सारा गोश्त ले आता, लेकिन चटपट की शहद की चाहत खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन उसने जबरूमल से कहा, जबरूमल जी, जरा मेरे लिए थोड़ा सा शहद ले आना, बड़ी मीठा खाने की तलब हो रही है। उसकी ये बात सुनते ही अगले दिन जबरूमल शहद के भरे 2 छत्ते लेकर आ गया। उसने एक छत्ता उठाकर रख लिया और कहा, एक तो सर्दियों के लिए बचाकर रखूंगा,
दूसरा आज खत्म कर देते हैं। फिर दोनों ने मिलकर जी भरकर शहद खाया। कुछ ही दिनों में पहले छत्ते का शहद खत्म हो गया। तब जबरूमल ने दूसरे छत्ते को छत पर जाकर छुपा दिया ताकि सर्दियों में मीठा नसीब हो। जबरूमल तो सादा और संतोषी जीव था, लेकिन चटपट की आंखों में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कैसे भी करके बचा हुआ शहद हासिल कर लिया जाए। लेकिन वह छत पर बिना किसी बहाने कैसे जाए? उसे इस बात का डर था कि कहीं जबरूमल को शक ना हो जाए और वह यह न पूछ बैठे कि वह छत पर क्या करने गई थी। छटपट चुपचाप खाट पर लेट गई और अपनी पूंछ से दीवार पर हल्की ठक ठक करने लगी। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? जबरूमल ने हैरानी से पूछा। पड़ोस में लड़का हुआ है, मुझे बुला रही है, चटपट ने झूठ कहा। फिर वह तेजी से दौड़ती हुई छत पर गई, वहां पेट भरकर शहद चाटा और चुपचाप वापस लौट आई। जबरूमल ने उससे पूछा, अच्छा पड़ोसियों ने बच्चे का नाम क्या रखा? कम कम खुरचा, चटपट ने हंसते हुए जवाब दिया। ये तो बड़ा अनोखा नाम है। अरे इसमें क्या अनोखा भाई, अपनी अपनी पसंद है, चटपट ने बहाना बना दिया। अगले दिन फिर चटपट ने खाट पर लेटकर पूंछ से दीवार पर ठक ठक करनी शुरू कर दी। फिर से ठक ठक कौन कर रहा है? जबरूमल ने पूछा। पड़ोसी बुला रहे हैं, इस बार लड़की हुई है। चटपट ने फिर बहाना बनाया और भागती हुई छत पर जाकर खूब सारा शहद चट लिया, यहाँ तक कि छत्ते में थोड़ा ही शहद बचा। जब वह वापस आई तो जबरूमल ने सवाल किया, तो पड़ोसियों ने लड़की का क्या नाम रखा? कम बचा, चटपट ने शरारती अंदाज में कहा। भाई ये भी बड़ा अजीब नाम है। अजीब क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है, चटपट ने बात टाल दी। तीसरे दिन चटपट ने फिर से दीवार पर ठक ठक शुरू कर दी। अब फिर कौन ठक ठक कर रहा है? जबरूमल ने पूछा। अरे पड़ोसी है, उनके यहाँ एक और लड़की हुई है, चटपट ने तुरंत बहाना बना दिया। ये तुम्हें ही क्यों बुलाते हैं? जबरूमल ने शक से पूछा। उन्हें मेरा साथ पसंद है, इसीलिए, चटपट ने जवाब दिया और तेजी से छत की ओर भागी। वहां उसने सारा शहद चाट लिया और छत्ते को खाली फेंक दिया। फिर आराम से जाकर खाट पर लेट गई। थोड़ी देर बाद जबरूमल को शहद खाने का मन हुआ। वह छत पर गया तो देखा कि वहां छत्ते का नामो निशान तक नहीं था। अरे सारा शहद कहाँ गया? चटपट तू सारा शहद चट कर गई। जबरूमल ने गुस्से में छत से ही चिल्लाया। ठहर, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। ये सुनकर चटपट लोमड़ी सिर पर पांव रखकर भागी और झाड़ियों में जा छिपी। फिर कभी उसे जबरूमल के आसपास नहीं देखा गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किस्सा बहुत पुराना है। कहीं एक आदमी रहता था जिसके घर में एक बिल्ला भी था, लेकिन वह बिल्ला इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब चूहे पकड़ने लायक नहीं रह गया था। एक दिन उस आदमी ने सोचा, इस बेकार बिल्ले को घर में रखने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे जंगल में छोड़ आता हूं। और फिर उसने बिल्ले को उठाकर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में वह बूढ़ा बिल्ला एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक लोमड़ी दौड़ती हुई गुजरी और बिल्ले को देखकर ठिठक गई। तुम कौन हो? लोमड़ी ने पूछा। बिल्ला गुस्से में अपने बाल खड़े करते हुए बोला, फूफू, मेरा नाम मिस्टर बिल्ला है। लोमड़ी ने जैसे ही इस मिस्टर बिल्ला की शख्सियत को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से एक प्रस्ताव रखा। मिस्टर बिल्ला, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं आपकी योग्य पत्नी बनकर आपका हर काम करूंगी, खाना बनाकर खिलाऊंगी। बिल्ला मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। लोमड़ी ने बिल्ले की बहुत सेवा की, कभी मुर्गी पकड़ लाती तो कभी कोई छोटा जानवर। खुद चाहे भूखी रह जाती, लेकिन बिल्ले का पेट हमेशा भरती। एक दिन एक खरगोश लोमड़ी के पास आया और बोला, लोमड़ी, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ, जल्दी ही रस्म लेकर आऊंगा। लोमड़ी ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, मेरे घर में मिस्टर बिल्ला है, अगर यहाँ आए तो वह तुम्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसी वक्त बिल्ला बाहर आ गया। उसके सारे बाल खड़े थे और उसने भयंकर आवाज में फू फू की गर्जना की। बेचारा खरगोश डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जंगल में जाकर उसने भेड़िए, भालू और जंगली सुअर से बिल्ले की खौफनाक शख्सियत का हाल सुनाया कि किस तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।
फिर उन सब ने एक योजना बनाई, क्यों न बिल्ले और लोमड़ी को एक दावत पर बुलाकर खुश किया जाए। सभी ने मिलकर मेहमान बिल्ले के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान तय किए। भेड़िया बोला, मैं मांस का इंतजाम करूंगा ताकि बढ़िया शोरबा बनाया जा सके। जंगली सुअर बोला, मैं चुकंदर और आलू लाऊंगा। भालू ने कहा, भाइयों, मैं स्वादिष्ट शहद लेकर आऊंगा। और खरगोश पत्ता गोभी लाने के लिए दौड़ पड़ा। इस तरह सबने मिलकर खाना पकाया। मेज पर शानदार तरीके से परोस दिया गया। और अब बात उठी कि लोमड़ी और मिस्टर बिल्ला को दावत पर बुलाने कौन जाएगा। भालू बोला, मैं तो भारी भरकम हूँ, थोड़ी दूर चलते ही थक कर बैठ जाऊंगा। जंगली सुअर ने कहा, मेरी चाल इतनी धीमी है कि पहुंचने में जाने कितना वक्त लग जाएगा। भेड़िया कहने लगा, मैं बूढ़ा हूं और मेरी सुनने की ताकत भी कम हो चली है। आखिर में मजबूरी में खरगोश को ही बुलावा देने जाना पड़ा। खरगोश फुर्ती से लोमड़ी के घर की तरफ भागा और वहां पहुंचकर खिड़की पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। लोमड़ी बाहर निकली और देखा कि खरगोश अपने पिछले पंजों पर खड़ा है। उसने पूछा, कहो क्या काम है? खरगोश बोला, भेड़िए, भालू, जंगली सुअर और मेरी तरफ से आपको ये निमंत्रण है कि आप और मिस्टर बिल्ला आज हमारी दावत में तशरीफ लाएं। इतना कहकर खरगोश वापस लौट आया। जैसे ही पहुंचा, भालू ने पूछा, अरे ये तो बताना भूल न गए कि चम्मच भी साथ ले आए। खरगोश ने माथा पीटते हुए कहा, अरे ये तो सचमुच भूल गया, और तुरंत वापस लोमड़ी के घर गया। उसने फिर से खिड़की खटखटाई और कहा, दावत पर आते वक्त चम्मच लाना न भूलिएगा। लोमड़ी ने जवाब दिया, अच्छा समझ गई, नहीं भूलूंगी। फिर लोमड़ी ने बढ़िया कपड़े पहने और मिस्टर बिल्ला का हाथ पकड़कर दावत की तरफ चल पड़ी। मिस्टर बिल्ले ने फिर अपने बाल खड़े कर लिए और फू फू की आवाज में फुफकारने लगा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो 2 जलते हुए हरी बल्ब हो। उसे इस तरह देख भेड़िया डर से झाड़ी के पीछे जा छिपा। जंगली सुअर खाने की मेज के नीचे दुबक गया। भालू किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया और खरगोश अपनी मांद में घुस गया। मेज पर परोसे गए मांस की खुशबू सूंघते ही बिल्ला उधर झपटा और म्याऊं म्याऊं करने लगा। बाकी जानवरों को लगा जैसे वह कह रहा हो, कम है और दो। सभी बोले, वाह, बड़ा भूखा मेहमान है, इतना सब कुछ कम पड़ गया इसे। मिस्टर बिल्ले ने जमकर खाया, अच्छे से पिया और फिर वहीं मेज पर खर्राटे लेते हुए सो गया। उधर मेज के नीचे छिपे जंगली सुअर की दुम हिल रही थी। बिल्ले को यह देखकर लगा जैसे कोई चूहा है। फुर्ती से उधर लपका, पर जब झांक कर देखा तो जंगली सुअर बैठा हुआ था। डर के मारे बिल्ला सीधा पेड़ पर चढ़ गया जहां पहले से ही भालू बैठा हुआ था। भालू ने सोचा कि बिल्ला उस पर हमला करने आ रहा है, तो वह और ऊपर चढ़ने लगा। तभी ऊपर की डाल चटकी और भालू धड़ाम से नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही वह उस झाड़ी पर आ पड़ा जहां भेड़िया छिपा था। भेड़िए ने समझा कि अब उसकी खैर नहीं और जान बचाने के लिए वहां से दौड़ गया। भालू और भेड़िया ऐसे दौड़े कि खरगोश भी उनका साथ न दे सका। इस बीच बिल्ले ने दोबारा मेज पर चढ़कर मांस और शहद पर जमकर हाथ साफ किया। इस तरह मिस्टर बिल्ले और लोमड़ी ने मिलकर सारा खाना खत्म कर डाला और तृप्त होकर अपने घर लौट गए। जब भेड़िया, भालू, जंगली सुअर और खरगोश वापस वहां पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए। सबने हैरानी से कहा, अरे ये कैसा जीव है, इतना छोटा और पेट ऐसा बड़ा कि मानो हम सबको ही खा जाएगा।